सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज हम बायोलॉजी के टॉपिक के साथ पढ़ने वाले हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में। हम न्यूक्लिक एसिड के रासायनिक संयोजन को पढ़ेंगे। इसको शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियोस पर और उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ऐसा केवल आपसे अनुरोध मात्र है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम मोटिवेट होंगे और अच्छे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं न्यूक्लिक एसिड में, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें प्रोटीन के तरीके से ही इनमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है और साथ ही साथ यहाँ पर नाइट्रोजन भी होता है। लेकिन फिर भी प्रोटीन मॉलिक्यूल और इनमें अंतर होता है। तो प्रोटीन्स के अपोजिट कहूँ, इनमें सल्फर नहीं होता है, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनमें क्या होता है, सल्फर नहीं होता है। और बल्कि किस चीज की अधिकता होती है, फॉस्फोरस बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, फॉस्फोरस ज्यादा मात्रा में मिलेगा और सल्फर इसमें नहीं होगा। ये इनसे प्रोटीन का अलग कैरेक्टर है, यानी कि जिससे हम इन दोनों को अलग कर पाते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड्स की कुछ यूनिट्स होती हैं, उन यूनिट्स के बारे में बात करें तो जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड के, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या है ये पढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, उनसे बनी हुई एक थ्रेड लाइक चेन होती है, यानी एक ऐसी चेन होती है जो लंबी सी दिखाई देती है और जिसमें एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, अब इन न्यूक्लियोटाइड्स मॉलिक्यूल में जितने मोनोमियर सब यूनिट्स हैं उन सारी सब यूनिट्स को बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर ये चेन नहीं फॉर्म होगी तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी यहाँ पर फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं यहाँ पर, ये मॉलिक्यूल बहुत सारे होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पॉलीमर्स। ठीक है, बार बार आप पॉलीमर सुनेंगे तो आप इनको ध्यान में रखेंगे, इनको क्या बोला जाता है, पॉलीमर। अब जब इनमें पॉलीमर्स आ गए हैं तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों, न्यूक्लिक एसिड्स की जितने मॉलिक्यूल हैं न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल के क्या हुए, पॉलीमर हुए। ये जो पॉलीमर है बहुत सारी संख्या में है, तो इन पॉलीमर की प्रेजेंस की वजह से ही इनको क्या कहा जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्लियर हो गया। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है, इनके स्ट्रक्चर एक्चुअल में होते कैसे, इनका क्या कंपोजिशन होता है, इनका कंपोजिशन के साथ साथ इनका क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर को समझेंगे। हम ये जानेंगे कि हम कैसे एडेनिन, यूरेसिल, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले न्यूक्लियोटाइड सभी जैसे फॉस्फोरस होते हैं, इसमें कार्बन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, तो इसमें हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं ये। ठीक है, अब ये जो हाई एनर्जी कंपाउंड है, इनका हर मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल की हम बात करें, हर मॉलिक्यूल किससे जुड़ा हुआ होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। यानी ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, सहसंयोजी बंध हिंदी में जिनको बोला जाता है। ठीक है, अब जब ये इनसे जुड़ा हुआ होता है तो एक किस तरीके का मॉलिक्यूल बनाता है, जो कंपाउंड मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आता है, यानी कि कंपाउंड मॉलिक्यूल को ये फॉर्म करेगा, किसकी हेल्प से, कोवेलेंट बॉन्ड की हेल्प से। ठीक है, अब ये तीन मॉलिक्यूल जो होते हैं, इनमें क्या क्या होता है, इन तीन मॉलिक्यूल्स को जब आप स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे हम, तो एक तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। ठीक हो गया। दूसरा क्या होता है, इसमें होती है पेंटोज शुगर और फॉस्फेट यहां पर होगा
जिसको हम कैटेगराइज करेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर हो गया? तो ये यहाँ पर क्या होंगे, जब आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है और जो यहाँ पर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, एक कंबाइंड मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उनमें कौन कौन होता है, उनमें ये 3 होते हैं और यही मिलके एक मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब रही बात न्यूक्लियोटाइड के जो नाइट्रोजिनस बेस हैं, उन नाइट्रोजिनस बेस की हम बात करें, इन न्यूक्लियोटाइड में 5 तरीके के नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हुए? एक हुआ साइटोसिन, दूसरा हुआ थाइमीन, तीसरा हुआ यूरेसिल, इसकी स्पेलिंग आपको दोनों मिलेगी, URACIL भी मिलेगी। ठीक है, तो यूरेसिल हुआ, यूरेसिल, और चौथा हुआ एडेनिन, और 5वां हुआ गुआनिन। प्रोनाउंसिएशन का अंतर है, एडिनाइन भी पढ़ते हैं, गुआनाइन भी पढ़ते हैं, और मतलब आप थाइमाइन भी पढ़ते हैं कुछ लोग, तो ये प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। इन जनरली क्या होता है, साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल, एडेनिन और गुआनिन, ये हमारे 5 तरीके के यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं। आरएनए और डीएनए में ये डिफरेंस होता है कि जो नाइट्रोजिनस बेस है उनमें जो यूरेसिल होता है वो यूरेसिल मिलता है आरएनए में, और डीएनए में मिलता है वो थाइमीन। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पर मॉलिक्यूल हैं, इन सारे मॉलिक्यूल्स में एक चीज देखना जरूरी है कि एक तरीके का ये रिंग फॉर्म कर रहे हैं, और जब ये रिंग फॉर्म कर रहे हैं तो इस रिंग फॉर्मेशन में जो सेंट्रल पार्ट होता है, वो सेंट्रल पार्ट किसका होता है? देखो, एक तो ये कैसी हुई, एरोमेटिक हुई। ठीक है, कैसी हुई? एरोमेटिक हुई। तो इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, वो सेंट्रल पार्ट किसका होगा? कार्बन और नाइट्रोजन, ये 2 चीजें वहां पर होंगी। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन। ठीक, और ये जो साइकिल फॉर्म करते हैं ना, ये साइकिल कैसा होता है? विषम चक्रीय तरीके का होता है, यानी कि हेट्रोसाइक्लिक टाइप के ये होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक, विषम चक्रीय होते हैं, सेंट्रल पार्ट इनका बना हुआ होता है। अब रही बात, दूसरी स्पेशलिटी इनकी ये होती है कि ये बहुत कम वाटर सॉल्युबल होते हैं। ध्यान में रखने वाली चीजें, जो हम न्यूक्लियोटाइड्स को पढ़ रहे हैं, इन न्यूक्लियोटाइड्स की स्पेशलिटी की मैं बात कर रही हूँ, तो जो वाटर सॉल्युबल ये नहीं होते हैं, यानी कि पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, अगर घुल भी गए तो बहुत कम मात्रा में ये घुलते हैं वहां पर। ठीक, अब जो इनका स्ट्रक्चर है, जो सेंट्रल रिंग स्ट्रक्चर है, उस रिंग स्ट्रक्चर के बेस पर इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हम रिंग स्ट्रक्चर उसका पढ़ेंगे। तो रिंग स्ट्रक्चर के बेस पर इनको क्या किया गया है? 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक कैटेगरी क्या है? पिरिमिडीन, और दूसरे क्या होते हैं? प्यूरिन। ठीक, पिरिमिडीन और प्यूरिन। पिरिमिडीन में कौन कौन से आए आपके? साइटोसिन, साइटोसिन, दूसरे आपके आए थाइमीन, और तीसरे आपके इसमें आए यूरेसिल। ठीक, इनको शॉर्ट में आप ऐसे सी, टी और यू ये लिखा हुआ देखेंगे। बाकी बचे 2 में, यानी कि एडेनिन, और दूसरा आपका क्या हुआ? गुआनिन। ये किस में आते हैं? प्यूरिन्स, ए और जी। इनका ये इसी तरीके से बार बार साइटोसिन, थाइमीन स्पेल नहीं करके हम इसको शॉर्ट में CTUAG ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। अब रही बात, जो ये हमारे जो 2 कैटेगरी हैं, पिरिमिडीन्स की और प्यूरिन्स की, इन पिरिमिडीन और प्यूरिन में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो नाइट्रोजिनस बेस है पिरिमिडीन के, वो 3 तरीके के जो हमने पढ़े, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। एक्चुअली ये होते कैसे हैं? दरअसल ये एक तरीके के प्रीकर्सर होते हैं, और इनमें 6 आपको एजेस दिखाई देंगी, यानी कि 6 भुजाएं दिखाई देंगी। और कैसे होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक, अभी हमने पढ़ा
ठीक है। तो पिरिमिडीन रिंग की अगर स्पेशलिटी कही जाए तो पिरिमिडीन रिंग में हम कह सकते हैं कि ये कैसे होते हैं, इनकी 6 भुजाएं होती हैं और ये हेटेरोसाइक्लिक होते हैं, विषम चक्रीय होते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो यहाँ पर रिंग फॉर्म होगा, इसमें 2 नाइट्रोजन होंगे, यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर इसमें क्या होंगे, 2 नाइट्रोजन होंगे, 2 नाइट्रोजन। अभी हम स्ट्रक्चर को इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं छोटे छोटे पॉइंट्स पहले यहाँ पर लिख दे रही हूँ। जो भी ये रिंग है, इस रिंग में 2 नाइट्रोजन होंगे और इन नाइट्रोजन की पोजीशन होगी 1 और 3 पर। बाकी जितने भी यहाँ पर जैसे 1 और 3 पर बाकी जितनी भी ये जगह होंगी, वहां सारी जगह क्या होगा, कार्बन होगा। ठीक हो गया। तो अब रही बात ये जो रिंग की हम कैसे कहते हैं 1 2 3 करके काउंटिंग करते हैं, तो इसकी दूसरी स्पेशलिटी ये है कि ये रिंग कैसा होता है, क्लॉकवाइज होता है। इसमें पिरिमिडीन की हम बात कर रहे हैं, रिंग कैसा होता है, क्लॉकवाइज होता है। और इस क्लॉकवाइज रिंग में जितने भी पिरिमिडीन बेस पेयर्स हैं, यहाँ पर हम कैसे करेंगे, इन पिरिमिडीन बेस पेयर्स की पहचान के लिए देखिए यहाँ पर मैं ये दिखाती हूँ आपको। देखिए पिरिमिडीन का रिंग है, तो हम इसकी काउंटिंग कैसे करते हैं, क्लॉकवाइज करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। अब हमने अभी पढ़ा कि इसमें फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन होगा, बाकी सारी पोजीशन पर क्या होंगे, कार्बन होंगे। ठीक है। अब रही बात हम कैसे पहचान करेंगे कि ये पिरिमिडीन है या प्यूरिन है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसकी प्रेजेंस की वजह से हमें पता चलेगा कि ये क्या है, पिरिमिडीन है। ठीक। अब ये है साइटोसिन का स्ट्रक्चर। यहाँ पर 1 2 3, तो फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्रोजन है, थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन है और यहाँ फोर्थ के साथ NH2 है। अगर ये NH2 है दैट मीन्स ये साइटोसिन है। रही बात यहाँ थाइमीन में यहाँ पर NH थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा, बट यहाँ पर क्या रहेगा, थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन है ही है, तो थर्ड पोजीशन पर 1 और थर्ड पर नाइट्रोजन रहना ही है। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, ये कार्बन के साथ ये एड ऑन था, लेकिन ये यहाँ से रिप्लेस हो जाता है और थर्ड पोजीशन पर आ जाता है। तो ये थाइमीन के स्ट्रक्चर की स्पेशलिटी है और यहाँ पर 5th पोजीशन पर CH3 ऐड हो जाता है। क्लियर हो गया। तो मेन चीज क्या है कि अगर आप डिटेल्ड स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे यूरेसिल का है, यूरेसिल में आपके यहाँ पर क्या गया, ऑक्सीजन आई गया, यहाँ 2 जगह पर आपका ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। अभी थाइमीन में आपने देखा तो थाइमीन में भी आपको 2 जगह पर ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, जबकि इसमें एक ही पोजीशन पर ऑक्सीजन है। ठीक हो गया। तो थाइमीन और यूरेसिल का स्ट्रक्चर जो है 2 पोजीशन पर ऑक्सीजन शो करेगा। 2 पोजीशन पर ऑक्सीजन शो करने का मतलब यहाँ पर भी सेकंड कार्बन के साथ और फोर्थ कार्बन के साथ है, और यहाँ पर भी सेकंड कार्बन और फोर्थ कार्बन के साथ है। ठीक हो गया। रही बात थर्ड और फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्रोजन होगा, वो इसमें भी है, थर्ड और फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्रोजन है। तो ये है हमारा यूरेसिल का स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या था कि यूरेसिल के स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर जो 5th कार्बन था CH3 का दिखा रहे थे कि ऐड हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो रहेगा, लेकिन ये CH3 जो अलग से ऐड ऑन है वो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। वो हम बहुत डिटेल नहीं पढ़ रहे, सिर्फ एक जनरल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो पिरिमिडीन की आप कैसे पहचान करेंगे, अगर सपोज आपको 2 चेन दे दी हैं, उन चेन के बेस पर आप पिरिमिडीन को कैसे पहचानेंगे, ऑक्सीजन के साथ साथ कोई ना कोई एक फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा। देखिए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ऐड है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ऐड है, तो कोई ना कोई यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा और उस फंक्शनल ग्रुप से ही हम पहचान कर लेंगे। दूसरी चीज, ये कैसे होते हैं प्यूरिन और पिरिमिडीन की अगर हम बात करें, जब हम इनका केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये क्लॉकवाइज होते हैं, यानी कि जब आप इनकी काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही काउंटिंग करेंगे। क्लियर हो गया। अब रही बात पिरिमिडीन्स की। पिरिमिडीन्स में क्या होगा, पिरिमिडीन में आपके प्यूरिन्स की, प्यूरिन्स में क्या होंगे, आपके 2 तरीके के रिंग यहाँ पर होंगे। ठीक, यानी कि आप टोटल काउंट करें तो 9 यहाँ पर एजेस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ 2 तरीके के रिंग बन रहे हैं। इसमें जो मेन रिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज और जो सब्स्टिट्यूटरी रिंग है वो कैसी है, क्लॉकवाइज। तो इन सबको मिलाकर टोटल कितनी एजेस बन रही है, 9 एजेस बन रही हैं, जिनमें 6 एजेस वाली ये कौन सी रिंग होगी, ये पिरिमिडीन रिंग होगी।
और इस वाले रिंग को जो अलग से 3 1 2 3 जो आर्म्स वाली है, 3 भुजाओं वाली है, इस रिंग को बोला जाता है इमिडाजोल रिंग। तो प्यूरिन्स किससे बनते हैं? पिरिमिडीन रिंग, मैं लिख दूं यहाँ पर, पिरिमिडीन रिंग प्लस इमिडाजोल रिंग के कॉम्बिनेशन से प्यूरिन रिंग यहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो ये एक लाइन में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक हो गया। अब 2 पिरिमिडीन्स आए, आपके क्या है? एडिनिन और ग्वानिन। तो एडिनिन के स्ट्रक्चर को देखते हैं, काउंटिंग कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग में देखिए ये भी कैसा होगा आपका, जो हेटेरोसाइक्लिक होगा, लेकिन यहाँ पर 2 साइकिल दिखाई देंगे, ये प्यूरिन्स की पहचान है। पिरिमिडीन में हमने ऐसा नहीं पढ़ा। टोटल कितनी भुजाएं हो गई? 9 हो गई, जिनमें एक पिरिमिडीन रिंग है और दूसरी हमारी क्या है? इमिडाजोल रिंग है। ये दोनों रिंग मिलकर ही क्या कर रही हैं? प्यूरिन्स बना रही हैं। कोई भी है, ये प्यूरिन्स बना रही है। ठीक है। अब ये जो प्यूरिन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, जो पिरिमिडीन रिंग है, इस पिरिमिडीन रिंग में काउंटिंग कैसी हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। और इसमें कैसी होगी? क्लॉकवाइज होगी। अगर आप पूरे के पूरे चेन को देखें, पूरे के पूरे चेन में 1 3 7 और 9 इन पोजीशन पर नाइट्रोजन होगा और बाकी सारी पोजीशन पर क्या है? कार्बन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो किस पर? 1 3 7 और 9, यानी कि 4 जगह यहाँ पर क्या होगा? नाइट्रोजन होगा और बाकी सारी जगह पर क्या होंगे? कार्बन होंगे। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर एडिनिन का है। और ग्वानिन में आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा और इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर अगर आप काउंटिंग में भी देखें तो 1 3 7 और 9 इन पोजीशन पर भी आपके क्या रहेंगे? नाइट्रोजन रहेंगे। टोटल नंबर 4, टोटल 4 जगहों पर यहाँ पर क्या रहेंगे? नाइट्रोजन रहेंगे। तो ये प्यूरिन रिंग का स्ट्रक्चर है, जिसमें ग्वानिन का स्ट्रक्चर और एडेनिन का स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम बात करें कि जो यहाँ पर हमने एक और चीज पढ़ी कि वहां पर पेंटोज शुगर्स भी होते हैं। तो पेंटोज शुगर्स क्या होते हैं, या जिसे 5 कार्बन वाला शुगर कहते हैं, वो क्या होते हैं? तो पेंटोज शुगर न्यूक्लियोटाइड्स के, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पेंटोज शुगर के बारे में देखिए, न्यूक्लियोटाइड्स का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें पेंटोज पार्टिसिपेट करते ही करते हैं। ठीक है। हमने आरएनए और डीएनए में 2 तरीके के शुगर्स को पढ़ा है, यानी कि राइबोज को और डीऑक्सी राइबोज को। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज को देखिए केमिकली अगर बात करूं, अगर हम उनका फॉर्मूला लिखें तो जो राइबोज होता है C5H10O5 होता है। ठीक है। और जो डीऑक्सी राइबोज होता है वो डीऑक्सी राइबोज होता है C5H10 और O4। बस इतना सा डिफरेंस होता है इन दोनों में। इसी के बेस पर ये क्या होते हैं? डीऑक्सी राइबोज और राइबोज। अब ये क्या करते हैं? रिंग फॉर्म करेंगे। कैसा रिंग फॉर्म करेंगे? 5 दिए हैं तो कैसा रिंग फॉर्म करेंगे? जिसकी कि 5 भुजाएं हो, यानी कि 5 एजेस वाला कोई एक ये रिंग बनाएंगे। 5 भुजाएं, क्योंकि 5 ही तो कार्बन एटम है यहाँ पर, तो दोनों में 5 ही एजेस यहाँ पर आने हैं। अब दोनों में अंतर क्या होगा? दोनों में अंतर ये होगा कि जो देखिए, इसको भी हम यहाँ से देखें तो ऐसे समझेंगे। देखिए ये राइबोज का है और ये नीचे वाला डायग्राम क्या है? डीऑक्सी राइबोज का है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए जो काउंटिंग है 1 2 3 4 5 हो गई है, यानी कि क्लॉकवाइज काउंटिंग है, यानी क्लॉकवाइज काउंटिंग इसमें भी रहेगी। अब इसके बाद दोनों में मेन डिफरेंस देखिए, जो सेकंड कार्बन है यहाँ पर राइबोज में क्या होगा? हाइड्रोक्सिल होगा, और जो डीएनए है, डीएनए में यानी कि डीऑक्सी राइबोज में क्या होगा? हाइड्रोक्सिल की जगह यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। तो ये सिर्फ इस पोजीशन का डिफरेंस होता है। इस पोजीशन के डिफरेंस की वजह से देखिए, जब यहाँ हाइड्रोजन आ गया तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम हो गया, तो इसीलिए जो इसका फॉर्मूला था, यानी जो C5H10 जो O4 था इसका डीऑक्सी राइबोज का, तो ये एक ऑक्सीजन जो हमारा यहाँ कम हुआ था, जो इसका क्या था? C5H10O4
5। तो ये एक ऑक्सीजन जो बढ़ रहा है वो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल की वजह से बढ़ रहा है, और वो यहाँ से हाइड्रोक्सिल रिमूव होने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन आ जा रहा है, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की भी यहाँ पर कमी हो जा रही है। तो सेकेंड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल की जगह डीऑक्सीराइबोज में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, अब रही बात दोनों के स्ट्रक्चर बेस पर, दोनों में क्या होगा, आपका 5 ही 5 भुजाएं दी हुई हैं, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर CH2OH का एडिशन है 5th पोजीशन पर, यहाँ पर थर्ड पर OH और H का पोजीशनिंग है, सेकेंड पर भी OH-H की पोजीशनिंग है, फर्स्ट पर भी OH-H की पोजीशनिंग है। ठीक है, अब इसको नाम दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, जो बीटा डी राइबोफ्यूरेनोज ऑफ RNA, ये स्ट्रक्चर को एक केमिकली नाम है, और यहाँ पर भी बीटा डीऑक्सी राइबोफ्यूरेनोज ऑफ DNA। तो यहाँ पर अगर जनरली आपको इस नाम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि जो राइबोज है उसके स्ट्रक्चर में और डीऑक्सी राइबोज है उसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर हो गया? तो फिलहाल आज इतनी ही बात करने वाले हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो कैसे सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड किस तरीके की वहां पर फॉर्मेशन होती है। तो हम दोनों तरीके के न्यूक्लियोसाइड्स को पढ़ने वाले हैं, यानी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और आपका आज का जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी से अपेक्षा करते हैं प्लीज़ वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा। बहुत कंक्रीट मटेरियल तैयार करके तब अपलोड कर रहे हैं, तो आप लगातार साथ बने रहेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।